भारत में जो जनजाति समुदायों का एक बड़ा संसार है, आपको लगता है कि मुख्य धारा से अभी भी वो जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं? जनजाति समाज भगवान शिव के अंशज है जी। आज भी आप देखेंगे कि भगवान कैलाश पर्वत पर उनका आवास है। तो आज भी लगभग 99.9% जो आबादी है जनजाति समाज की, वो पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में निवास कर। बिल्कुल जी। जनजाति समाज सनातन का मूल आधार है। ऋग्वेद में भी जनजाति भाई बहनों का हमारे वर्णन है, चारों वेदों में। भगवान रामचंद्र जी के कालखंड में भी जनजाति समाज की बड़ी भूमिका थी। महाभारत काल में आप देखेंगे संसार में महाभारत और जब ये उत्सव रचा है तो केवल भारत की सरहद तक सीमित नहीं है। क्या आपको लगता है कि इनको फिर से चिन्हने की, देखने समझने की और उनको मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है? ये राष्ट्र जब परम वैभव के शिखर पर प्रतिष्ठित था, तब विविध प्रकार के आक्रांताओं ने देश पर जो आक्रमण किए, उन्होंने हमारे राष्ट्र की अस्मिता, अस्तित्व और हमारे सारे के सारे जो गौरव, गरिमा, आस्था, श्रद्धा के केंद्रों को छत विक्षत करने से लेकर हमारी बोली, भाषा और सबसे मूल से काटने के लिए कोई मौका उन्होंने नहीं गंवाया। ये सौभाग्य है राष्ट्र का। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति समाज ने आज देश के सर्वोच्च पद पर हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। जो PVTG जिनको कहते हैं, जो बहुत ही कम संख्या में है, उनके भी सर्वांगीण विकास के लिए चिंता करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी। नमस्कार, वीर भारत न्यास सांस्कृतिक संवाद की इस कड़ी में स्वागत है दर्शकों आपका। और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बातचीत के लिए उपस्थित है जिसे अगर हम आज की मुख्य धारा से जोड़कर देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण महकमा उनके पास है। वे भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्री हैं और मध्य प्रदेश में जो जनजाति वैभव है, उसकी जो विरासत है, उसका जो नया अभ्युदय है, उसमें उनकी उपस्थिति बिल्कुल एक नए प्रकल्प के शिल्पी के रूप में हम देखते हैं। हमारे साथ हैं श्री दुर्गादास उइके जी। स्वागत, अभिनंदन आपका। ये वो कहते हैं कि हम हैं, यह वरदान लगा गूंजने कानों में, हम थे, रहेंगे शाश्वत नभ के गानों में। ये जो आदिम आवाज आती है जब हमारी पूरी सांस्कृतिक भूमि से, तो महाभारत दिखाई देता है। और माननीय मंत्री जी, आप इस वक्त जब भारत भवन में आए और बातचीत के लिए प्रस्तुत हैं, अभी अभी आप महाभारत के उस पूरे ऐसे परिसर से गुजर कर आए हैं जब इस भारत भवन के हर गलियारे में, हर आंगन में महाभारत के आख्यान है, महाभारत के किरदार हैं, चरित्र हैं। कैसा लगा आपको और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये सौभाग्य है भारत का, भारतवर्ष का जी, कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में जी, इस आजादी के अमृत काल में जो हमारे मूल की ओर लौटने की जो प्रेरणा है, जी जी, उसके माध्यम से विरासत का संरक्षण और भौतिकी दृष्टि से राष्ट्र दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन सके, यानी आत्मिकी और भौतिकी दोनों ही दृष्टि से ये राष्ट्र सुविकसित, सुसंपन्न और बलशाली बन सके जी। उस दिशा में जो आज का जो अनुपम अद्वितीय प्रयास था, जो एक मिथक गांवों में चलता था कि घरों में महाभारत नहीं रखना चाहिए ऐसा जी, उसको इसके जो निर्माता है, निर्देशक है, इसके जो शिल्पकार है, कलाकार है, जिन भी विचारकों, चिंतकों, साधकों ने इसमें तपस्या करके महाभारत काल को जीवंत उन्होंने प्रदर्शनी के रूप में प्रस्तुत किया, वो बहुत अद्भुत अद्वितीय है। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ईश्वरीय प्रेरणा विचारों के रूप में, कल्पना शक्ति के रूप में उनमें प्रादुर्भूत होकर और ये जीवंत स्वरूप 8 दिवसीय जी जी जो उन्होंने प्रस्तुत किया है पूरे प्रदेश के सामने, मैं उसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का और संस्कृति मंत्री श्री शेखावत जी का और धर्मेंद्र लोधी जी का और सभी कलाकारों का, ज्ञात अज्ञात सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी, अभी जब आप ये कह रहे हैं कि महाभारत घरों में नहीं रखा जाता था, लेकिन हर घर में महाभारत है।
संसार में महाभारत है और जब ये उत्सव रचा है तो केवल भारत की सरहद तक सीमित नहीं है, इसमें श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे देशों की भी अपनी प्रतिभागिता है। तो ये जो एक शाश्वत आवाज है, ऐसा लगता है कि ये केवल भारत की नहीं, सारी दुनिया की आवाज है। इस आवाज को हमारे जनपदों ने बहुत पहले सुना। आप हमको शायद अपनी पुरानी वो गांव की स्मृतियां होंगी जब महाभारत के प्रसंग होते थे। आप इस तरह के कला रूपों को जो जनजाति और लोक कलाओं में थे और इस तरह की कथाओं को आगे बढ़ाते थे, क्या आपको लगता है कि इनको फिर से चिन्हने की, देखने, समझने की और उनको मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है? हम सब लोगों को विदित है कि राष्ट्र जब परम वैभव के शिखर पर प्रतिष्ठित था तब विविध प्रकार के आक्रांताओं ने देश पर जो आक्रमण किए, जी, दीर्घावधि तक जो तंस आक्रमणकारियों का राष्ट्र के सहा है, उन्होंने हमारे राष्ट्र की अस्मिता, अस्तित्व और हमारे सारे के सारे जो गौरव, गरिमा, आस्था, श्रद्धा के केंद्रों को छत विक्षत करने से लेकर हमारी बोली, भाषा और सबसे मूल से काटने के लिए कोई मौका उन्होंने नहीं गंवाया। बचा कुचा काम अंग्रेजों ने किया। और ये सौभाग्य है राष्ट्र का कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति समाज पे, खासतौर से आज देश के सर्वोच्च पद पर हमारी बहन, हमारी माता श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। 4 मंत्री हैं, राज्यपाल हैं और समाज के अंतिम सिरे पर जो भाई बहन हमारे हैं, जो पीवीटीजी जिनको कहते हैं, जो बहुत ही कम संख्या में है, उनके भी सर्वांगीण विकास के लिए चिंता करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी। जी। तो जनजाति समाज की भूमिका आदिकाल से राष्ट्र के नवनिर्माण में है। आप लोगों को विदित है कि जनजाति समाज भगवान शिव के अंशज वंशज है। जी, आज भी आप देखिए कि भगवान कैलाश पर्वत पर उनका आवास है। तो आज भी लगभग 99.9% जो आबादी है जनजाति समाज की, वो पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में निवास कर। बिल्कुल जी। और प्राचीन काल से ये मान्यता है कि जब जब धरती पर जल प्लावन होते रहे तब तब मैदानी भूभाग प्रभावित हुआ है, कि जो शिखर पे जो मानव जाति का मूल बीज शिखरों पे रहता है, वहीं से सभ्यता की शुभारंभना होती है और सभ्यता का अंत वहीं से होता है। जी। तो भोग भौतिकी की पेट प्रजनन और इन चर्म चक्षुओं से हम हम नहीं उसको अनुभूत कर सकते। जी। आप जहाँ की प्रतिनिधि हैं, मध्य प्रदेश तो आपकी सरजमी है। बैतूल इलाका, हरदा का बहुल क्षेत्र, ये सब आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या सुंदर हमारी जनजाति हैं। एक तरफ कूरकू है, भील है, हमें गोंड जनजाति दिखाई देती है और इनकी और भी उप समुदाय हैं। मध्य प्रदेश के जो हमारे जो जनजाति समुदाय हैं, उन्होंने मुख्य धारा में निश्चित रूप से बड़ा योगदान किया है। अब जब आपकी भारत सरकार के उस मंत्रालय में काम कर रहे हैं, तो वहां से जब आप देखते हैं कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि हम बिरसा मुंडा के इलाके की बात करें, झारखंड, ये पूरा का पूरा भारत में जो एक जनजाति समुदायों का एक बड़ा संसार है, आपको लगता है कि मुख्य धारा से अभी भी वो जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, या आप जनजाति कार्य मंत्री के रूप में उनके लिए क्या सोच रहे हैं? जनजाति समाज सनातन का मूल आधार है और आपको विदित है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके कृषि उत्पाद से लेकर जी, आज ज्वार, बाजरा, मक्का, कोतो, कुटकी, रागी गरीबों का और आदिवासी समाज का भोजन कहा जाता था, किंतु आज श्री अन्न जैसा नाम देकर उनके अन्न को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उपलब्ध कराई और आज 5 स्टार 7 स्टार होटलों का सबसे महंगा भोजन हो गई है। आज उनके कृषि उत्पाद से लेकर वन उत्पाद और उनकी जो सांस्कृतिक अधोसंरचना है, उस पे भी आप देखेंगे कि सारी की सारी पूजा पद्धति से लेकर, मैं तो ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है, ऋग्वेद में भी जनजाति भाई बहनों का, हमारे वर्ग का उसमें
वर्णन है, चारों वेदों में है। वहां से आप भगवान रामचंद्र जी के कालखंड में भी जनजाति समाज की बड़ी भूमिका थी। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सबरी जी का जो जी, केवट का भी इसी तरह से निषाद का देखते हैं। जी आप महाभारत काल में आप देखेंगे तो हिडम्बा जी, था, और वहां से लेके घटोत्कच भीम की कथा। जी बहुत सारे और भी आख्यान उसमें आते हैं। और उस कालखंड में जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष जहां वन में रहे, वहां पर भी हमारे आदिवासी समाज के राजाओं का ही राज्य था। ये 12 वर्ष पांडव जहां पर वन में रहे, वहां पर भी जनजाति समाज का ही, राजाओं का ही आधिपत्य था। तो हमने उस काल से लेकर आप देखेंगे कि आचार्य चाणक्य एक समय ऐसा आया कि वो थक गए, हार गए कि मैं विखंडित राष्ट्र को एक माला में नहीं कूद पाऊंगा। तब प्रातःकालीन साधना में गुरु ने उनको प्रेरणा दी कि भैया ये वन्यांचलों में रहने वाले जो राजा है इनके पास शरण लो, और वहां जनजाति समाज की सेना बनाकर और घणानंद जैसे आतताइयों का संहार किया, और उस कालखंड के आक्रांताओं से युद्ध करके अखंड भारत की जो स्थापना की, जिसमें जनजाति समाज की बड़ी भूमिका है। जी महाराणा प्रताप भारत के शौर्य पराक्रम के द्योतक हैं। हमारे राणा पुंजा भील आज भी मेवाड़ में पहले भील की पूजा होती है, उसके बाद में। जी जी, आप आजादी के स्वतंत्रता समर में आप देखें कि जनजाति समरा योद्धा ने राष्ट्र की चेतना को झंकृत करते हुए भारत को आजादी दिलाने के लिए व्यक्ति ने। जी जी जी, तो ये शौर्य और पराक्रम की बात हो, संस्कृति की बात हो, शिल्प की बात हो, ये जो हमारे जनजाति समुदाय हैं उनका अपना एक बड़ा योगदान हम देखते हैं। पिछले दिनों एक समारोह हुआ जिसमें आप बतौर अतिथि आए थे। मुझे याद आता है कि जिसमें जल, जंगल और जमीन को आदिवासी समुदायों के साथ जोड़कर एक नई दृष्टि से उसे देखने की बात, किस तरह से जीवन, प्रकृति और संस्कृति के आपसदारी में आज भी उन्होंने अपने आप को बचाए रखा है। तब ये देखा जाना जरूरी है कि एक बार फिर आदिवासियों के पास जाएं और उनके पास जीवन के रहस्यों की पड़ताल करें। क्या कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं जो प्रदेश भी उससे इंस्पायर हो, प्रेरणा ले और काम करें? मैं समझता हूं कि उसकी पूर्व पीठिका जो है आपके प्रश्न की, जी, उसमें जनजाति समाज का जो योगदान है विविध तरीके से, जी, वो सर्वोपरि है। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जी, उसको बहुत ही भावनात्मक और सूक्ष्म अंतस चेतना से इस विषय को उन्होंने समझा है। जी, जी, और विविध तरीके से जहां भी कालांतर में, पूर्व में जहां भी त्रुटियां हुई है, उसको दूर करते हुए पेशा एक्ट लागू करने का जो पुरुषार्थ यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, देश में जल, जंगल, जमीन के जो अधिकार थे, नैसर्गिक अधिकार थे, उनको देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और हम सबको विदित है कि गुरु शिष्य परंपरा से लेकर हमारी सारी भारतीय संस्कृति आरण्य संस्कृति है। वहीं सभी प्रकार की साधना, आराधना, उपासना, शिक्षण, दीक्षण और विविध प्रकार के प्रयोग जो होते रहे हैं, वो वन्यांचलों में और जनजाति समाज का उसमें बड़ा योगदान है। जी, जी, और ये तो विविध आक्रांत आए, अंग्रेज आए, इन्होंने कभी जनजाति समाज को अपने वश में नहीं कर पाए, इनको गुलाम नहीं बना पाए। इसलिए उन्होंने प्लानिंग के तहत उनको जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने के लिए अलग अलग कानून बनाए, अलग अलग तरीके से उनको सताया, उनकी अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात किया। जी, और उनको अपने वश पे करने के जो षड्यंत्र थे, उसके तहत आज जनजाति समाज जहां भी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जिस स्थिति में है, उससे उबारने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव, गली, मोहल्ले, मजरे, टोलों में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान में लगभग 63,000 गांवों को चिन्हित किया गया है। इसमें 80,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके उन गांवों में बुनियादी जो जरूरतें उनको उपलब्ध नहीं हो पाई,
और आजादी के बाद सर्वाधिक शासन जिन दलों ने किया उन्होंने जनजाति समाज की कोई चिंता नहीं की। वहां बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं, ना उनकी कोई किसी भी प्रकार से उनकी चिंता नहीं की गई। लेकिन 2014 के बाद में बड़ी दृढ़ता के साथ कहता हूं कि संवेदनशील और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व, जनजाति समाज का विविध प्रकार से उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, उसके लिए विविध प्रकार के प्रयास हमारा मंत्रालय कर रहा है। और हमें विश्वास है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से सारे के सारे हमारे देश में जहां 12.5 करोड़ हमारे भाई बहन निवासरत हैं, सामाजिक समरसता और राष्ट्र की एकता अखंडता का ऑक्सीजन बनाती है जी, और राष्ट्र को शिखर पर प्रतिष्ठित कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जी जी जी। विरासत से विकास और विकास के साथ प्रधानमंत्री जी जोड़ते हैं सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो इन 4 पदों को मिलाकर दरअसल भारत एक नए अभ्युदय की ओर जा रहा है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो जो विरासत से विकास का नया सांस्कृतिक अभ्युदय जिस तरह से नई करवटें लेते हुए बिल्कुल नई उम्मीदों के साथ में आगे बढ़ रहा है, और जिसकी एक प्रत्यक्ष मिसाल के रूप में महाभारत का 9 दिनों का सांस्कृतिक बहुरंग है। आप आए माननीय मंत्री जी, और आपने इस प्रसंग के दृष्टिगत न केवल एक सांस्कृतिक संवाद किया, बल्कि जो जनजाति कार्य मंत्री होने के नाते हमारे जनजातीय समुदायों के लिए जो भी नए प्रकल्प हैं उनको लेकर भी आपने अपनी बातचीत में बहुत मुद्दे खुलासा किए। आप आए और आपने हमारे इस संवाद में हिस्सा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।